हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा कूलॉम लॉ। ठीक, हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। चार्ज के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। चार्ज किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? पहली बात तो ये है, चार्ज मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, पदार्थ का एक गुण है। तो पदार्थ के पास कितने तरह के गुण हो सकते हैं? तो आंतरिक बहुत तरह के गुण हैं। जो बेसिक इसकी प्रॉपर्टी है उसका मैंने नाम बताया। एक प्रॉपर्टी है इसका मास, ठीक। एक दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम मेन प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मास होने के कारण ये मैटर दूसरे मैटर पर एक फोर्स लगा सकता है। और चार्ज जब इस मटेरियल में हम कुछ कर देंगे तो जब इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, चार्ज इसके पास है लेकिन हमने कोई प्रोसेस कर दी तो इसके पास चार्ज आ गया, तो इस चार्ज के कारण भी ये फोर्स लगा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मैटर के पास फोर्स लगाने के दो मेथड होते हैं। एक वो अपने मास के कारण फोर्स लगा सकता है, और एक दूसरी जब वो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण भी फोर्स लगा सकता है। ठीक है, क्लास 11th में हम लोगों ने एक फोर्स पढ़ा था, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो बॉडी हैं, उनके कुछ मासेस हैं। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। ओके, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को ये दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं। वो जो फोर्स होता है वो फोर्स करता क्या है? इन दो बॉडी को एक दूसरे के पास अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट। ओके, तो ये जो फोर्स लग रहा है इन दो मटेरियल के बीच में, ये जो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स इसमें कैसे जनरेट हो गया? ऐसा इस मटेरियल के पास क्या है जिससे इनके पास ये फोर्स लगाने की ताकत आ गई? तो इसका आंसर सोचा गया कि इस मटेरियल के पास क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मास। तो ये बॉडी इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, और क्यों खींच रही है? क्योंकि इसके पास क्या है? मास है। ठीक है, तो मास के कारण ये बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा सकती है। अच्छा, किस पे फोर्स लगाएगी? तो आंसर है जिस बॉडी के पास मास है तो वो उसी बॉडी पर फोर्स लगा सकती है जिस बॉडी के पास वो वाला गुण होना चाहिए जो इस बॉडी के पास गुण है। इस बॉडी के पास कौन सा गुण है? तो आंसर, इस बॉडी के पास मास है, तो ये मास के कारण दूसरी मास वाली बॉडी पर क्या लगा सकती है? फोर्स लगा सकती है। इस फोर्स का नाम रखा गया न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि न्यूटन ने बताया था। ठीक, अब इसमें अगली चीज सुनिए। ये जो फोर्स होता है कब ज़्यादा लगेगा, कब कम लगेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? तो आंसर है ये इनके मासेस पर डिपेंड करता है। यदि इन दो बॉडी का मास हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हम क्या देखते हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। और अगर मासेस कम होंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा होगा? कम होगा। न्यूटन ने एक दूसरी चीज़ भी सोची इसमें, कि जब हम सोची या देखी इसमें कि जब इन दो बॉडीज़ को हम दूर ले जाते हैं, इनके बीच में सेपरेशन क्रिएट करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते चले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इनके बीच जो फोर्स जनरेट हुआ था, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम क्या देखने लगते हैं? वीक होने लगता है, वीक होता जाता है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वीक होता जाएगा। और इसका वाइस वर्सा देखिए, जब इसको पास में लाते हैं तो हम क्या देखते हैं? ये फोर्स बढ़ने लगता है। तो फोर्स दो मैटर के बीच की डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, फोर्स इनके मासेस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और हमको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना के दिया। उनका फॉर्मूला किस तरह से बना था कि ये जो फोर्स होता है वो उस बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब उन दो पदार्थों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। एक दूसरा स्टेटमेंट क्या बना? ये जो फोर्स होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये वाला जो बल होता है वो उन दोनों पदार्थों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को उन्होंने कंबाइन किया तो एक रिजल्ट मिला, F प्रोपोर्शनल का साइन दीजिए, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, बोर्ड पर जगह है कहीं? इधर देखिए,
ये न्यूटन ने जो फॉर्मूला बनाया उस फॉर्मूला का किस तरह से बनाया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, ये पहला मैथमेटिकल इक्वेशन सोचा गया। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन ये सोचा गया कि F इज वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन किया और कंबाइन किया तो हमको क्या मिलता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट उन्होंने दिया g। तो ये फोर्स का फॉर्मूला बना मास के कारण F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो मास के कारण जो फोर्स लगता है ये उसका फॉर्मूला है। फिर इस फॉर्मूले को देखकर कूलाम ने सोचा, कूलाम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सोचा कि दो चार्जेस जो हैं, दो चार्जेस हैं, वो चार्जेस कैसे भी हो सकते हैं, लाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, अनलाइक चार्जेस भी हो सकते हैं, यानी कि सजातीय आवेश भी हो सकते हैं और विजातीय आवेश भी हो सकते हैं, ठीक है। उनके बीच में फोर्स लगता है, लेकिन ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किस चीज़ के कारण लग रहा है, तो आंसर है ये वाला फोर्स उसके मास के कारण नहीं लग रहा है, चार्ज के कारण लग रहा है। तो लेकिन मटेरियल की ही दोनों प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, मास और चार्ज, इसलिए मास में जो रूल फॉलो कर रहा है वही रूल किस में भी फॉलो करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रोसेस में। तो इसका फॉर्मूला भी उसी की तरह सोचा गया जैसे कि न्यूटन ने बनाया था। तो अब इसका मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरह से बनाया गया उसको देखिए, इधर ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करिए। हाँ जी, कूलाम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कूलाम ने इसको किस तरह से सोचा। देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए ज़रा पहले इसमें, द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, व्हाइल द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अगर जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला जो फोर्स है वो दोनों तरह से हमारा काम करता है, रिपल्शन के लिए भी काम करेगा और अट्रैक्शन के लिए भी काम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रिपल्शन का फोर्स कब लगेगा, तो आंसर है जब चार्जेस कैसे होंगे, लाइक होंगे। अट्रैक्शन का फोर्स कब लगेगा, जब चार्जेस कैसे होंगे, अनलाइक होंगे। ओके ठीक है। अब देखिए इसका मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरह से बनाया गया, जैसे न्यूटन ने बनाया था वैसे ही इसको बनाया है। देखिए ये पहली बात, इसमें एक चीज याद रखिए, कूलाम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, पॉइंट। ओके, पूरी बड़ी बड़ी बॉडियों के लिए नहीं है, किसके लिए, ये पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक। तो देयर आर टू पॉइंट चार्जेस, Q1 एंड Q2। दिस इज फर्स्ट पॉइंट चार्जेस, इसको नाम दिया Q1, और दूसरा पॉइंट चार्ज है इसको हमने नाम दिया Q2, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने रखा है R, ठीक। अगर ये चार्जेस लाइक चार्जेस है, सजाती है, तब भी इनके बीच में फोर्स लगना है, अनलाइक है तब भी इनके बीच में फोर्स लगना है। तो दोनों ही सिचुएशन में फोर्स लगेगा, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, ठीक है। अगर मान लीजिए लाइक चार्जेस है तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, लाइक दिस, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो ये इस तरह से फोर्स के कारण ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। और अनलाइक होंगे तो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, और लाइक होंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स तो लग ही रहा है। तो ये जो फोर्स है उनका ये कहना था कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इन दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर से यही वाला जो बल होता है F, ये वाला जो बल है वो इन आवेशों के यानी कि इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। फिर से सुनिए, कूलाम का ये कहना था कि ये जो फोर्स है इन दो चार्जेस के बीच लगने वाला ये फोर्स है, ये वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड यही फोर्स उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये हमारा लॉ बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम लॉ। अब इसी चीज़ को हम राइट कर सकते हैं, इधर देखिए किस तरह से हमने इसको लिखा, लैंग्वेज में देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
और द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ओके, फिर से देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज proportional टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस, यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसी लैंग्वेज को मैथमेटिकल में हम इस तरह से लिखते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 मल्टीप्लाई और प्रोपोर्शनल देंगे। इसी तरह से F प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे 1/r²। तो ये मैथमेटिकल इसकी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमने इन दोनों को क्या किया, आपस में कंबाइन कर दिया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया, तो कंबाइन करने पर सिचुएशन क्या बनती है, दिस। ओके, ये प्रोपोर्शनल का साइन दिया Q1 Q2/r²। ठीक, ये बन गई कंडीशन। ठीक, इसके बाद प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो इसमें हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वो कांस्टेंट हम लोगों ने क्या दे दिया है, A। तो A क्या हो गया, इज अ कांस्टेंट। तो अब हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, F इक्वल टू A Q1 Q2/r²। दिस इज कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, ठीक, अब इसमें आगे देखिए, ये जो कांस्टेंट है इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने इन एसआई सिस्टम, इन एयर और वैक्यूम एसआई पद्धति में हवा और निर्वात के लिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली। वो वैल्यू कितनी आती है, 1/4 पाई, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, फिलहाल अभी सुन लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ए की वैल्यू मानी जाती है। और इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आती है, 9 × 10⁹ दिस। ओके, अब ये वाली जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम रख देंगे तो हमको इस कांस्टेंट का मीनिंग समझ में आ जाएगा। इस कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो वैल्यू कितनी है, लाइक दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हमने उठाकर कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। तो हमको क्या मिलता है, फॉर्मूला क्या मिला, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये किसकी जगह आ गया अपना, ये ए की जगह आ गया, राइट। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को क्या पढ़ते हैं, तो हियर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट का हम लोगों ने नाम क्या रखा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हिंदी में बोला जाता है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है हिंदी में, विद्युतशीलता। फिर से सुनिए, यहाँ एप्सिलॉन 0 को हम क्या बोल रहे हैं, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, ये परमिटिविटी है, अभी इसको डिस्कस करेंगे अलग से। अभी फिलहाल आप इसका नाम याद रखिए कि एप्सिलॉन नॉट को क्या बोल रहे हैं हम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर हमने इसकी वैल्यू भी निकाली, अब ये वैल्यू कैसे आई वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आपको याद रखना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 और इसका यूनिट होता है, इकाई होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर-2। ठीक है, प्रोपोर्शनल में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, इसलिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, राइट। फिर से सुन लीजिए, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर-2। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके बारे में। इधर देखिए, ये फोर्स का ये फॉर्मूला है, F इक्वल टू A Q1 Q2/r²। अब इसमें ये जो कांस्टेंट आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। जैसे कि न्यूटन के फॉर्मूले में कांस्टेंट क्या आता था, G आता था। ठीक है, ये दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इनके कुछ मासेस हैं M1 और M2।
ठीक है, ये एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन जब ये फोर्स लगाते हैं तो इनके रास्ते में हम मीडियम बदल दें या मीडियम ना बदलें तो इनके बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इनके बीच लगने वाले बल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन चार्जेस में एक प्रॉब्लम आ रहा था। वो प्रॉब्लम क्या था कि जब दो चार्जेस को हम लेते थे और उनके बीच में मीडियम हम बदलते थे तो मीडियम बदलने के कारण उसका फोर्स बदल जाता था। तो फोर्स बदलता था तो कितना फोर्स बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, इस बात को हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमको कांस्टेंट लगाना पड़ा और इस कांस्टेंट की एक वैल्यू सोचनी पड़ी। अब वो वैल्यू कैसे आती है उसको जरा देखिए। उसको समझने के लिए एक शब्द समझिए सबसे पहले तो, इधर ध्यान दीजिए। इसमें हम लेते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विद्युतशीलता। परमिटिविटी क्या है? तो आंसर है परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक। किसकी? आंसर है मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है। यह है परमिटिविटी क्या चीज़ है? माध्यम की कैरेक्टरिस्टिक है। इस कैरेक्टरिस्टिक से क्या होता है? तो आंसर है इस कैरेक्टरिस्टिक के कारण कोई भी दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है, ठीक है, ओके। मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट चार्ज है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट चार्ज है ये अपने में से 100 लाइन निकालता है, 100 लाइन निकालता है, ठीक है। अब वो 100 लाइन किस पर पड़ती हैं? इस पर पड़ती हैं ताकि वो इसको खींच सके, ठीक है। फिर से ये एक पॉइंट चार्ज है, ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, इसने अपने में से 100 लाइन निकाली इस पर, और वो 100 लाइन मिलकर इसको क्या करना चाहती हैं? अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, ठीक है, खींचती है, ओके। अब रास्ते में हमने क्या किया? इसके रास्ते में हमने एक मीडियम डाल दिया, ये मीडियम आ गया। तो अब हम क्या देखते हैं, जब ये मीडियम नहीं था तो इस पर 100 लाइन इसको खींच रही थी, लेकिन जैसे ही इसके बीच में मीडियम आ गया तो अब इस चार्ज को, ये वाला चार्ज के कारण कितनी लाइन खींचती है? 10 लाइन। तो पहले कितनी खींच रही थी? 100, अब कितनी खींच रही है? 10। तो 90 का क्या हुआ? तो आंसर है 90 को इस मीडियम ने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, ठीक है। फिर से ये वही दो चार्जेस हैं, अभी इनके रास्ते में कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो ये वाला चार्ज इसको 100 लाइन से खींचता है। अब इसके बीच में मैंने एस्बेस्टस एक मीडियम डाल दिया, कोई मीडियम डाल दिया, ये दूसरा मीडियम है। अब मैं क्या देखता हूँ, इस मीडियम के आने के कारण ये वाला चार्ज इस पर पहले कितनी लाइन डाल रहा था? 100। अब मान लीजिए इसने इस पर कितनी लाइन डाली? 40। तो अब इसको कितनी से खींच रहा है? 40 से। तो 60 का क्या हुआ? तो 60 इस मीडियम ने क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। तो ये वाला मीडियम कितनी एब्जॉर्ब कर रहा था? आंसर है 90। ये वाला मीडियम कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है? तो आंसर है 60। तो ये 90 एब्जॉर्ब करता है, ये 60 एब्जॉर्ब करता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी? तो आंसर है 90। इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी? तो आंसर है 60। क्यों? क्योंकि जब हम इसको रखते हैं तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितने टाइम्स कम हो गया? 40 टाइम्स कम हो गया, सॉरी 60 टाइम कम हो गया, इसलिए इसकी परमिटिविटी कितनी? 60। और इसको रखने पर कितने टाइम कम हो गया? 90 टाइम कम हो गया, तो इसकी परमिटिविटी कितनी? 90। ओके, तो परमिटिविटी शब्द का मतलब किससे है? मीडियम से है। तो मीडियम के आने से दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू में चेंज आ जाता है। तो उन दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स किस पर डिपेंड करता है? उनके बीच में आपने कौन सा मीडियम रखा है, उसकी परमिटिविटी कितनी, ठीक। तो अब इससे हमने एक रूल बना लिया। क्या रूल बना लिया? कि जिस मीडियम की परमिटिविटी, विद्युतशीलता ज़्यादा है, उस मीडियम में कोई भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा? कम होगा। और अगर उस मीडियम की परमिटिविटी कम है तो उस मीडियम में लगने वाले चार्जेस के बीच फोर्स कितना होगा? ज़्यादा होगा। तो ये परमिटिविटी का मीनिंग है, राइट। इसको लिख लेते हैं। देखिए, परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? मीडियम की। बिटवीन टू चार्जेस विच इफेक्ट द फोर्स, ये बताएगी कि उस फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिटवीन देम। ओके,
इस परमिटिविटी को डिनोट करने के लिए हमने एक सिंबल बनाया है। इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन। इसको इस तरह से बनाते हैं, एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं इसको? एप्सिलॉन, राइट, ओके। तो इसको क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने कूलाम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? F इक्वल टू ए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में यदि हम मीडियम ले आते हैं तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखिए, फिर से जरा समझने की कोशिश कीजिए इसको। ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। हम ए की वैल्यू फाउंड कर रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो इससे कितनी लाइन निकलेंगी? तो आंसर है इधर भी लाइन निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर। तो इसके चारों तरफ लाइन निकल रही है, ठीक है। तो अगर इसके चारों तरफ लाइन निकल रही है और इसके चारों तरफ मीडियम है, तो इस मीडियम के कारण इसकी लाइन पर कितना इफेक्ट होगा, या इसकी लाइन पर इस मीडियम का क्या इफेक्ट होगा? तो हम आंसर देंगे 4 पाई इफेक्ट होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ कितना एंगल बन रहा है? 4 पाई एंगल बन रहा है। तो 4 पाई एंगल में ये लाइंस निकल रही हैं, तो ये 4 पाई एंगल की लाइन को ही क्या करेगा? इफेक्ट करेगा ये वाला मीडियम, ओके। तो एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ कितनी लाइन निकलती हैं? 4 पाई एंगल पर लाइन निकलती है, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया? देखिए, ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ फोर्स का इफेक्ट भी कितना है? 4 पाई होगा, ठीक है, ओके। अब इसके सामने हमने यहां पर एक दूसरा चार्ज रख दिया, ठीक है। यहां पर ये वाला जो चार्ज रखा है, हमने इसकी एक लाइन पर ही रखा है, एक लाइन पर, इसकी एक लाइन पर। इससे कितनी लाइन निकल रही है? 4 पाई एंगल में लाइन निकल रही है। इसकी एक लाइन पर हमने क्या रख दिया? एक दूसरा चार्ज रख दिया, ठीक है। तो अब इस चार्ज पर इसके कारण कितना फोर्स लगेगा? क्या 4 पाई लाइन ही फोर्स लगाएंगी या केवल एक लाइन के कारण फोर्स लगेगा? तो आंसर है एक लाइन पर रखा है तो एक लाइन इस पर फोर्स लगाएगी। तो एक लाइन के कारण इस पर फोर्स की वैल्यू कितनी? तो आंसर है, देखिए, इस पूरे के कारण कितना इफेक्ट है? 4 पाई, और ये केवल उसकी एक लाइन में यहां खड़ा है, तो इस पर केवल एक लाइन फोर्स लगा रही है। तो एक लाइन के कारण फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई। पूरी लाइन के कारण कितना फोर्स लगता है इस पर? 4 पाई, ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ कितनी लाइन निकल रही है? 4 पाई, तो 4 पाई फोर्स लगता। लेकिन ये एक लाइन में है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगाने वाला है, ये कहां रखा है? आंसर है मीडियम में रखा है। और मीडियम के कारण, मीडियम क्या करता है? मीडियम की एक परमिटिविटी होती है, और उस परमिटिविटी के कारण इस फोर्स की ताकत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यानी कि ये जो परमिटिविटी है, इस मीडियम की जो परमिटिविटी है, वो फोर्स की ताकत को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो ये परमिटिविटी फोर्स के कैसी होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि परमिटिविटी ज्यादा होती है तो फोर्स की वैल्यू कम, और परमिटिविटी कम होती है तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा। तो अब हमने यहां पर क्या लगा दिया? एप्सिलॉन मीडियम। इसको हमने क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम देंगे एप्सिलॉन मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता, क्या कहेंगे? माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू बना किसका? ए का। ये ए की वैल्यू बनी। तो ए की वैल्यू आपको समझ में आ गई कैसे निकली? फिर से सुन लीजिए, एक चार्ज के चारों तरफ कितना एंगल बन रहा है? 4 पाई। तो 4 पाई लाइन का, 4 पाई लाइन की ही इस पे, मतलब जो 4 पाई लाइन जो निकल रही हैं, उनके कारण फोर्स का इफेक्ट होगा चारों तरफ। अब उसकी एक ही लाइन में हमने ये चार्ज रखा है, सब तरफ नहीं है, केवल एक लाइन में है, तो इस पर केवल एक लाइन के कारण फोर्स लगेगा, इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई। तो इसलिए क्या शब्द यूज किया, क्या इक्वेशन यूज किया? 1/4 पाई। और साथ में किसको जोड़ा? एप्सिलॉन को, क्योंकि एप्सिलॉन हमको क्या बता रहा है? एप्सिलॉन ज्यादा होगा तो फोर्स कम, और एप्सिलॉन कम होगा तो फोर्स ज्यादा। तो अब ये ए की वैल्यू बनी। अब इस ए की वैल्यू को यदि हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पर, तो हमको मीडियम में, कहां पर? फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन मीडियम कितना मिलता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम, ये वाली वैल्यू, ये किसकी जगह आ गई है? ए के स्थान पर आ गई। तो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? ये बन गया, और ये तो वो रह गई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स इन मीडियम, माध्यम में फोर्स कितना होता है? दिस वे, ओके। अब इसके बाद इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का क्या मीनिंग है? जैसे अभी आपने देखा कि एप्सिलॉन एम
को क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब इसमें एक नया शब्द आया एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कहेंगे? तो इसको हमने नाम दिया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो जरा, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको पहले समझ लीजिए ये क्या चीज है। देखिए ये दो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ओके, एक Q1 है एक Q2 है, ओके, इनके बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहां ले गए? स्पेस में ले गए, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पर एयर की डेंसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है ऊपर, ठीक है। तो स्पेस में ले गए, स्पेस में जाकर हमने इन दोनों को रख दिया, ठीक है। और अब इनके फोर्स को मेजर किया, और हमको पता था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स कितना होता है, ये हमको पहले से ही पता था। तो अब हमने इसके फोर्स को मेजर किया, तो हमने क्या देखा कि स्पेस में या एयर की डेंसिटी कम है, वहां पर इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अगर फोर्स मैक्सिमम हो गया तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि स्पेस में इसके बीच में जो एयर है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो इसका मतलब उसकी परमिटिविटी भी क्या होगी? बहुत कम होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। तो वहां पर दो चार्जेस के बीच में, स्पेस में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में परमिटिविटी कैसी है? कम है। तो उस जगह के लिए, स्पेस के लिए हमने दूसरा सिंबल बनाया एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कब यूज करना है? जब चार्जेस एयर में हो या वैक्यूम में हो, ठीक है। एयर और वैक्यूम के लिए इसको हमने बनाया है। तो जब चार्जेस कहां हो? एयर और वैक्यूम में हो, तो हमको क्या यूज करना है? एप्सिलॉन नॉट यूज करना है। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू कितनी आती है? 9 × 10⁹, ये इसकी वैल्यू आती है, ठीक है, ओके। और यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट जो है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये आपको याद करनी है, 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12। अब हम बात करते हैं इसका यूनिट, दोनों का यूनिट कितना आया। तो देखिए इसका यूनिट हम किस तरह से निकालेंगे? इस फॉर्मूले में देखिए ये क्वांटिटी वही है जो यहां पर लिखी है, ठीक है। इसका हमको क्या चाहिए? यूनिट चाहिए। तो देखिए इसको यहीं रहने दीजिए, इसको यहां ले गए, इन दोनों को नीचे लेकर आए, फिर से इसको यहां ले गए, इन दोनों को नीचे लेकर आए, तो आप इसका यूनिट बना सकते हैं। तो आपको पता है फोर्स का यूनिट कितना होता है? न्यूटन। तो न्यूटन लिख दिया, ठीक है। ये ऊपर गया है, ये क्या है? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर लगाए तो मीटर स्क्वायर। और ये दोनों चार्जेस कहाँ आए थे? नीचे आए थे। और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलाम। तो दो चार्जेस है तो कितना हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और या करके आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। तो ये किसका यूनिट बन गया? इसका यूनिट बन गया। इसी तरह से हम इसका यूनिट भी बना सकते हैं, किसका? एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हमने किस तरह से बनाया? इसको तो यही रहने दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, ठीक है। कहाँ गया भाई? एक मिनट, हाँ राइट। इसको हम यहाँ ले गए, इसको नीचे लेके आए, एप्सिलॉन को हम ऊपर ले गए, इसको नीचे लेकर आए, तो चार्जेस का यूनिट कितना? कूलाम। तो क्या आ जाएगा? कूलाम स्क्वायर। एफ कहाँ गया? नीचे, तो न्यूटन। और मीटर का वो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका इकाई क्या बनेगा? इस तरह से अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए मैं बना के दिखाता हूं। इसको हम यहां ले गए एप्सिलॉन को, तो Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर। अब देखिए इसका यूनिट कितना? कूलाम। इसका यूनिट कितना? कूलाम। तो कूलाम स्क्वायर हो गया। फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आएगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर अपन ऊपर ले जाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, सॉरी कहाँ गया? इस तरह से कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, मीटर -2, राइट। अब अगली चीज में सुनिए जरा, ये जो चार्जेस थे हम एयर में हमने देखा, स्पेस में दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस की परमिटिविटी कैसी होती है? कम होती है।
और स्पेस में परमिटिविटी हमने निकाली कैलकुलेट करके, वो कितनी आती है हमारी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो परमिटिविटी है किसकी है, फ्री स्पेस की, और फ्री स्पेस में फोर्स ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये परमिटिविटी कैसी मानी जाएगी, मिनिमम मानी जाएगी, राइट। तो ये किसके बारे में हो गया, इसके बारे में हो गया। अब इसमें अगली चीज़ सुनिए जरा ध्यान से। इसमें एक चीज़ आ रही है रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी किस चीज़ की होती है, तो इसको देखिए जरा। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी हम किसको कहेंगे, देखिए। और रिलेटिव परमिटिविटी हम किस तरह से यूज करते हैं, देखिए। हमारे पास दो चार्ज है, उन चार्ज को लेकर हमने एयर में एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने देखा कि एयर में फोर्स क्या सा आता है, मैक्सिमम आता है। लेकिन जैसे ही उन चार्जेस को उठाकर हम पानी में डुबा देते हैं, कहाँ डुबा देते हैं, पानी में, तो हमने देखा कि पानी में डुबाने से उसका फोर्स क्या हो जाता है, 1/2 टाइम्स कम हो जाता है। कितना टाइम कम हुआ, 1/2 टाइम्स। तो पानी में डुबाने पर 1/2 टाइम कम होता है, तो पानी की परमिटिविटी कितनी, तो आप आंसर क्या दोगे, 2। ये जो परमिटिविटी आप बोल रहे हो किसके कंपैरिजन में, पहले आपने एक्सपेरिमेंट कहां किया, एयर में, एयर में फोर्स मैक्सिमम आया, राइट। अब इसको आपने पानी में डुबाया, तो पानी में डुबाने से हवा की तुलना में ये फोर्स 1/2 टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो पानी की जो परमिटिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हिंदी में इसको बोला जाता है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोला जाता है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हमको ये बताती है कि हवा की तुलना में उस मीडियम की विद्युतशीलता कितनी, परमिटिविटी कितनी, तो मैंने आपको बताया कितना, 2। इसी तरह से हमने एक दूसरा मीडियम लिया, ये मीडियम लिया और इन दो चार्जेस को पहले एयर में रखकर एक्सपेरिमेंट किया, फिर रास्ते में ये मीडियम डाल दिया, तब एक्सपेरिमेंट किया। तो हमने क्या देखा कि इस मीडियम के आने से इसकी परमिटिविटी, इसका जो फोर्स है वो फोर्स 60 टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो इस मीडियम की परमिटिविटी आप कितनी बोलोगे, 60। कौन सी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि तुलना किससे कर रहे हैं, एयर से। दूसरा मीडियम लिया, 50 टाइम कम हो गया, किसकी कंपैरिजन में, एयर की कंपैरिजन में, तो इसकी परमिटिविटी कितनी, 50, राइट। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताती है, तो आंसर है हमें किसी मीडियम की परमिटिविटी बताती है कि वो कितनी है, किसकी कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। तो अब इसका फॉर्मूला किस तरह से हमने बनाया, देखिए। रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने एक नया सिंबल बनाया है, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर को हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोला है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन एम को क्या बोला है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हिंदी में सुन लीजिए, इसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको हम बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, और इसको बोलते हैं हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। लेकिन आइडियल के लिए हम क्या लेंगे, निर्वात, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आपेक्षिक विद्युतशीलता ऑफ, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये बन गया, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एप्सिलॉन आर का एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालने जाएंगे तो इसका अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, दिस, राइट। अब देखिए, अभी हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बनाता, इधर ध्यान दीजिए, ये फोर्स का फॉर्मूला बनाता, राइट। तो इसमें क्या आ रहा था, एप्सिलॉन एम आ रहा था, ओके। अब हमने क्या किया, इस एप्सिलॉन एम की वैल्यू कहां गई, इधर देखिए, यहां ध्यान दीजिए, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, राइट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन एम की वैल्यू हमने रख दी कितनी, दिस वैल्यू एप्सिलॉन आर
मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू रख दी, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, दिस फॉर्मूला, ओके। अच्छा, इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी? तो आंसर है, अगर हम किसकी बात करते हैं, एप्सिलॉन एम, तो एप्सिलॉन एम की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू डेसिमल में आती है, बहुत बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन जब हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं, तो जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि एयर के टाइम में उन चार्जेस को आप पानी में डुबा देते हो तो हमको कितनी मिलती है, वो फोर्स कितने टाइम कम हो जाता है, 1/2 टाइम, तो हमको क्या लिखना है, 2। दूसरा मीडियम ले लिया तो कितने टाइम कम हो गई, 60 टाइम, तो परमिटिविटी कितनी, 60। तो एक सिंपल डिजिट आ रहा है, 60 आ रहा है, 40 आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है, तो ये ज्यादा इजी होता है, इसलिए हम एप्सिलॉन एम के स्थान पर ये वाली वैल्यू लिखना ज्यादा पसंद करते हैं, राइट, ओके। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक। अब इसके बाद एक और चीज देखिए इसमें जरा, एक छोटी सी चीज और, इधर ध्यान दीजिए। ये जो फॉर्मूला है ये हमने किस आधार पर लिखा है, परमिटिविटी के आधार पर लिखा है। इसको हम फोर्स के आधार पर भी लिख सकते हैं, तो फोर्स के आधार पर हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इधर, फोर्स के आधार पर कोई भी दो चार्जेस लिए हमने, उनको पहले हमने फ्री स्पेस में रखकर उनके फोर्स को नापा, तो पहले ऊपर क्या लिखना है, फोर्स इन फ्री स्पेस, ठीक है। चार्जेस को कहां रखा हमने, स्पेस में रखा, वहां इसके फोर्स को मेजर किया। उसके बाद उन्हीं दो चार्जेस को लेकर हम कहां आए, मीडियम में, तो मीडियम में हमने उसके फोर्स को नापा और उन दोनों का रेशियो निकाला, उन दोनों का रेशियो निकाला। तो उन दोनों का हमने रेशियो किस तरह से निकाला, देखिए, फोर्स इन फ्री स्पेस, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसको बता रहा है, फ्री स्पेस को बता रहा है, और ये तो सेम रहेगा ही, Q1 Q2/r²। फोर्स इन मीडियम, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम क्यों लिया, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं, इनटू, ये तो सेम रहेगा। अब ये वाला सेम पार्ट तो इसमें क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये पलट कर कहां चला गया, ऊपर। तो देखिए ये फॉर्मूला फिर से ड्राइव हो गया, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी इस तरह से हम निकाल सकते हैं, डेल्टा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, ओके। बाद में जाकर हम इस चीज को एक दूसरा नाम देंगे, उसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, इंसुलेशन का होता है, और इसको हिंदी में बोला जाता है परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक के लिए हमने एक सिंबल फिक्स करके रखा है K, तो उस जगह हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, K। तो अब इस K को हम एप्सिलॉन r की जगह रख सकते हैं, तो इस K की वैल्यू हमने यहां पर रख दी। तो देखिए अब फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, सिंपल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दिस फॉर्मूला, दिस इज कूलम्स लॉ, Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r²। तो ये हमारा कूलम फोर्स का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, राइट। ये मैं कर लूं, इधर ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपको बार बार इस चीज़ के बारे में क्यों बता रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है इतना, मतलब सुनने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है अपन को। देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ होती है, तो आंसर है रिलेटिव परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में मीडियम की परमिटिविटी होती है। किसकी, मीडियम की, किसकी तुलना में, एयर की तुलना में, ठीक है। तो अब हम लोगों ने फ्री स्पेस की परमिटिविटी कैलकुलेट करने की कोशिश की। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब दोनों चार्जेस को उठाकर कहाँ ले गए, स्पेस में ले गए। तो स्पेस में जब हम ले गए, ठीक है, तो स्पेस में फ्री स्पेस की परमिटिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है एप्सिलॉन r = एप्सिलॉन क्या आता है ऊपर, मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, ठीक है। अब फ्री स्पेस में रास्ते में कोई मीडियम तो है नहीं, फ्री स्पेस है, ठीक है। और फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाली थी, 8.85 × 10⁻⁻12। तो ऊपर भी कितना आएगा, 8.85 10⁻⁻12, नीचे भी कितना आएगा, 8.85 × 10⁻12, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 1। तो फ्री स्पेस में एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री स्पेस में, और ये जो परमिटिविटी है ये किसके इफेक्ट को बता रही है, ये फोर्स के इफेक्ट को बता रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज मैक्सिमम इन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, मींस अधिकतम हो जाती है, ठीक है। बट एनी मीडियम हैज परमिटिविटी, लेकिन
अलग अलग मीडियम के लिए जो भी हम मीडियम डालेंगे उन सब के लिए परमिटिविटी हमेशा 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। केवल फ्री स्पेस में कितनी होती है, 1, अदरवाइज परमिटिविटी क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पानी आ गया तो फोर्स 100 गुना कम हो गया, कोई दूसरा ऑयल आ गया 60 गुना कम हो गया, 40 गुना कम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, फ्री स्पेस की। कितनी, तो आंसर कितनी दोगे, 1। और मीडियम आएगा तो परमिटिविटी हमेशा 1 से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये लगभग आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया। इसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, फॉर्मूले स्टडी कर लिए और परमिटिविटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया। तो ये सारे फॉर्मूले और ये सब चीजें आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब, ये जो फॉर्मूला कूलम्ब लॉ हमने पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने देखा, क्या देखा, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है। तो आंसर है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, बल कौन सी राशि होती है, सदिश। तो अगर सदिश राशि होती है तो इसमें डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है।